जो ये बेटा ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में अलग सा टॉपिक है, ये भी केटीजी के नाम से पढ़ाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, ठीक है ना, आप ध्यान से समझेंगे, कुछ दिन बाद आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, राइट। अब क्या है, देखिए बेटा क्या है, अगर आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके थोड़े दिन बाद ये मैंने बताया था कि, ठीक है, मैंने ये आपको बताया था कि जो बॉयल्स है या जो चार्ल्स है, जो गे लुसेक्स हैं, ये लॉज नहीं है, ये जस्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको याद है मैंने क्या बताया था, दे आर जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, दे आर नॉट अ लॉ। द रीजन इज, क्यों मैंने ऐसे कहा था, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है ना, राइट। क्योंकि जब तक आप किसी लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देते हैं कि वाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्यों है, ठीक है, तब तक वो लॉ नहीं बनता, वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन रहता है। सो नाउ इट इज अ टाइम, ये जो थ्योरी है ये उन सभी का आंसर देती है कि वाई प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब बॉयल्स लॉ क्यों होता है, वाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, गे-लुसेक्स लॉ क्यों होता है, या वाई वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या टेम्परेचर है, दैट इज चार्ज लॉ क्यों होता है, ठीक है। सो नाउ आफ्टर केटीजी दे बिकम्स द लॉ, इनिशियली दे आर जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, आफ्टर दे बिकम्स द लॉ आफ्टर केटीजी। तो ये जो थ्योरी है काफी साइंटिस्ट लोगों ने मिलके बनाई है, जिसमें मेन जो रोल है वो साइंटिस्ट जिनका नाम है बोल्ट्जमैन, क्या नाम है उनका, नाम है बोल्ट्जमैन, द साइंटिस्ट नेम इज बोल्ट्जमैन, ठीक है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जूल्स थे, बर्नौलीज थे, क्लैसियस थे, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने, मैक्सवेल थे, बट जो मेन रोल है उनका बोल्ट्जमैन का है। अगर आपको याद है मैंने एक स्टोरी, जब मैं स्टोरी बता रहा था किसी एक दिन, तो मैं ये कह रहा था कि एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी और लोगों ने उसका बिलीव नहीं किया और उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक थ्योरी दी जो किसी भी साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी ने एक्सेप्ट नहीं किया वो थ्योरी, एंड उन्होंने लास्ट में क्या करा, क्योंकि उनकी थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैंने आपको बताया था जब मैं टाइम आएगा तब मैं वो बताऊंगा कि वो कौन थे। तो वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बोल्ट्जमैन, क्या नाम था, बोल्ट्जमैन। तो बोल्ट्जमैन ने क्या करा, अपनी पूरी लाइफ निकाल दी ये थ्योरी देने में, केटीजी थ्योरी बनाने में। और जब ये थ्योरी आई तो नोबडी हैज एक्सेप्टेड दिस थ्योरी। तो बोल्ट्जमैन को बहुत बुरा लगा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी और नोबडी हैज एक्सेप्टेड माय थ्योरी। तो उसकी एम्बेरसमेंट की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। एंड आफ्टर हिज डेथ पीपल कम्स टू नो, ठीक है, कि बोल्ट्जमैन वाज करेक्ट और ये थ्योरी क्या है, बिल्कुल सही थ्योरी है, एंड नाउ इट इज इन योर बुक्स, अब ये पढ़ाई जाती है, ठीक है। देखिए क्या है, अब ये बिल्कुल राइट टाइम है जब मैंने आपसे ये भी कहा था कि व्हाट इज टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने टेम्परेचर क्या कहा था, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। और मैंने ये बताया था कि ये मैंने तब कहा था कि ये जो डेफिनेशन है ये छोटी क्लास तक तो अच्छी लगती है, राइट, बट नाउ यू आर इन क्लास 11 या अब आप अगले क्लास में 12th में जाएंगे, तब ये थ्योरी जस्टिफाई, ये डेफिनेशन जस्टिफाई नहीं करती टेम्परेचर को, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, ठीक है, राइट। एक रूम है, जो भी आपका रूम है, जैसे आपने अपने रूम में बैठा है, एक आपके एक ग्लास रखा हुआ है, स्टील का ग्लास या कोई भी ग्लास है, और एक वुड है, एक टेबल है जिसपे आप बैठ के भी पढ़ रहे होंगे। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप किसको टच करेंगे, ग्लास को टच करेंगे, स्टील के ग्लास को टच करेंगे या वुड को टच करेंगे, कौन आपको ज्यादा ठंडा महसूस होगा, ठंडा ज्यादा कौन लगेगा, कोल्ड ज्यादा कौन होगा, स्टील का ग्लास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टील के ग्लास का टेम्परेचर कम है कि कम होगा किससे, वुड से। क्या आपको लगता है स्टील के ग्लास का टेम्परेचर कम होगा वुड से कि ज्यादा होगा, क्या होगा, कम होगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए यहाँ, ठीक है, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना, ये समझ लीजिए ये ग्लास है और ये वुड है, ठीक है, ऐसे समझिए ये ग्लास है ये वुड है, ठीक है ना। ग्लास में हमने ठंडा पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस जो हमने ग्लास में डाला, ठीक है ना। और ये इसको हमने हीट कर दिया, इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है ना। और ये लेट्स सपोज ये हो गया 40 डिग्री का, और मैंने लाके इन दोनों को रूम टेम्परेचर पे यहाँ इस रूम में रख दिया जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। आपको क्या लगता है आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर क्या होगा,
दोनों का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर सम टाइम? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? इसका मतलब जो स्टील का ग्लास है जो आपके रूम में रखा हुआ है और जो वुड है वो क्या होने चाहिए? वो एक ही रूम में है और रूम टेम्परेचर क्या है? सेम है। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दिस मीन्स ये जो डेफिनेशन है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को डिफाइन नहीं कर पाती कि वो टेम्परेचर सही है कि नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के हिसाब से देखें तो जो ग्लास आपको ठंडा लग रहा था, ठीक है, पहले वाली की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए था और जो वुड था उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है। अगर आप थर्मामीटर आपके रूम में है, आपके घर पे है, ठीक है ना, या वो जो टेम्परेचर गन आती है आजकल कोरोना में काफी चली हुई है, टेम्परेचर नाप सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर नाप के देखेंगे, मेजर करके देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि जो वुड है और जो स्टील है दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। सो दिस मीन्स टेम्परेचर इज नॉट अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस नहीं होता है, पहली बात। राइट? तो टेम्परेचर होता क्या है? ठीक है ना? इसका जवाब किसने दिया? बोल्ट्जमैन ने। क्या दिया? बोल्ट्जमैन ने। बोल्ट्जमैन ने क्या कहा? चलिए यहाँ, ठीक है, वो सब बात की बात है, कंडक्टिंग वनडक्टिंग बेटा फिजिक्स में करना आप, ठीक है। चलिए यहाँ फिर से मैं अगर आपसे पूछता हूँ, देखिए क्या है, राइट, ठीक है। लेट्स सपोज में अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है ना, एक क्या है, हॉट वाटर है और एक स्टीम है, किसमें ज्यादा बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा? जब आप हाथ अपना डालेंगे, हैंड अपना डालेंगे हॉट वाटर में या स्टीम में, किसमें ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा? स्टीम में। हॉट वाटर में नहीं होगा, स्टीम में होगा। ठीक है, जो भी हॉट वाटर समझता है वो गलत सोच रहा है। क्या है? स्टीम में। ऐसा क्यों? वाई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि जो स्टीम है उस पे क्या है, उस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। उसमें क्या है, स्टीम के मॉलिक्यूल्स की क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है ना? देखिए क्या है, बोल्ट्जमैन ने क्या करा, बोल्ट्जमैन ने क्या करा, देखिए क्या होता है टेम्परेचर ना, ध्यान से देखिए। बोल्ट्जमैन ने क्या करा, अपना हाथ जलाया इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, लेट सपोज क्या है, ठीक है, लेटेंट हीट की बात नहीं करेंगे क्योंकि लेटेंट हीट मैं आपसे कहूं कि एक स्टीम 120 डिग्री पे और एक स्टीम 140 डिग्री पे है। ठीक है ना? तो दोनों की लेटेंट हीट तो क्या होगी? सेम ही होगी। तो क्या डिफरेंट होगा? अगर आप लेटेंट हीट के बार बार आप बच्चे सारे बोल रहे लेटेंट हीट लेटेंट हीट, तो अगर क्या होगा, एक स्टीम मैंने 120 डिग्री पे रखी हुई, एक स्टीम 140 डिग्री पे, तो दोनों की लेटेंट हीट तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो मेन फैक्टर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। देखिए बोल्ट्जमैन ने क्या किया, बोल्ट्जमैन ने क्या करा, एक स्टीम का बॉक्स लिया और बॉक्स में अपना हाथ डाल दिया। ठीक है ना? तो उनको क्या हुआ, जैसे आपको फील होगा वैसे उसको भी फील हुआ, उसका हाथ जल गया। ठीक है ना? तो उसको ये समझ में नहीं आया कि मेरा हाथ क्यों जला, ब्लिस्टर्स क्यों हो गए, छाले पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या कहा उन्होंने कि जब आप, ठीक है, या उन्होंने क्या करा, एक और हाई टेम्परेचर पे स्टीम रखा, तो देखा कि इस बार ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हुआ। जब स्टीम 120 डिग्री पे था तो ब्लिस्टर या बर्निंग सेंसेशन कम हुआ, जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया तो बर्निंग सेंसेशन ज्यादा हुआ। तो हुआ क्या, उन्होंने क्या कहा कि क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है ना? अब होता क्या है, मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो बार बार आके क्या करते हैं, वो इस पे कोलाइड करेंगे, हिट करेंगे। तो क्या होता है, जैसे जैसे गन होती है, तो आप गन जब फायर करते हैं तो गन क्या करती है, बुलेट क्या करती है, इस पार से उस पार होना चाहती है। ठीक है, तो बुलेट में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो इस पार से उस पार हो जाती है, बट गैस मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी नहीं होती, बट वो क्या करते हैं, बार बार आके नॉक करते हैं यहाँ पे। तो बार बार आके बम्बार्टमेंट करेंगे, कोलाइड करेंगे, और बार बार कोलिजन की वजह से इधर तो जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो बार बार कोलिजन करेंगे, हिट करेंगे। तो इस जगह पे जहां पे वो हिट करेंगे वहां पे आपको क्या होगा, बर्निंग बर्निंग सेंसेशन होगा, या वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लिस्टर हो जाएगा। क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं, इस पार से उस पार होना चाहते हैं, लाइक अ बुलेट। बट इतनी एनर्जी इनफ होती नहीं, करें एनर्जी कि इस पार से उस पार हो जाए। तो वो क्या करते हैं, बार बार आके यहीं पे कोलाइड करते हैं। ठीक है ना? और कोलिजन की वजह से क्या करता है, जब आप अगर आप यही देखिए, मैं बार बार इस चीज को हिट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपको थोड़ा दर्द सा महसूस होने लगेगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसी दर्द को, इसी बर्निंग सेंसेशन को उन्होंने किससे रिलेट किया, टेम्परेचर से। तो उन्होंने क्या कहा
कि टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ एक ही चीज हुई, क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या करी, बढ़ गई। तो हम टेम्परेचर को बाद में एक्चुअली, अब हम टेम्परेचर जान सकते हैं। टेम्परेचर इज बेसिकली रिलेटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, राइट। So this is the work that was done by Boltzmann, but nobody has accepted it. That is, he came suicide because उसकी थ्योरी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं केटीजी पे, राइट। ठीक है, तो प्लीज हाँ, आप साथ साथ लिखते भी चलेंगे, राइट। तो साथ साथ आप लिखते भी चलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हम जब मैं टेम्परेचर की डेफिनेशन बाद में मेंशन करूंगा, जब हम थर्मोडायनिक्स पढ़ाएंगे वहां पे टेम्परेचर की डेफिनेशन हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो अभी आप इतना छोड़ दीजिएगा, बस इतना रखिएगा, is related with kinetic energy of a gas molecule, बस, ठीक है। सो दिस थ्योरी गिव्स द आंसर व्हाई। मैंने पहले बोला था ये थ्योरी क्या करती है, आंसर के देती है। व्हाई प्रेस इनर्जी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एक्सप्लेन करती है बॉयल्स लॉ को, एक्सप्लेन करती है चार्ल्स लॉ को, एक्सप्लेन करती है किसको, गे-लुसाक्स लॉ, राइट। और फिर मैंने बताया था दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय किसे, बर्नौली, जूल्स, क्लॉसियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, ठीक है। इन लोग सब लोग मिलके दिया था। इस थ्योरी का एक और नाम है, ठीक है ना, ये क्या करती है, दिस रिप्रेजेंट डायनेमिक मॉडल, क्योंकि डायनेमिक मॉडल मतलब गैस मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इसी को डायनेमिक मॉडल भी बोलते हैं और माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे हैं, वी कैन नॉट सी, वी नॉट एबल टू सी इट बाय आवर नेकेड आईज, हम अगर अपने आईज से देख नहीं सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्या, माइक्रोस्कोपिक मॉडल। तो यहाँ पे वही मेंशन है, since it throws the light on the behavior of a particles, that is atom or molecules which constitutes the gas and cannot be seen, ठीक है ना, cannot be seen, इसीलिए इसका क्या नाम है, माइक्रोस्कोपिक और डायनेमिक मॉडल भी नाम है या नेम है, ठीक है, राइट। तो प्लीज हाँ, मैं लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। और जब कंप्लीट कर लें बेटा तो मुझे इमीडिएट बताएंगे कि हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, इफ यू वांट टू राइट, इफ यू डोंट वांट टू राइट देन लीव इट। रुद्र, बात की बात है, लेटेंट हीट अभी आपको पता नहीं है क्या होता है वो सब, ठीक है ना, कि स्टीम अगर क्या होता है, स्टीम अगर अगर स्टीम लेट स्टीम अगर स्टीम लेटेंट हीट तब यूज होगी जब क्या होगा, एक वाटर से और स्टीम से रिलेट करोगे, बट दो स्टीम को जब रिलेट करोगे तो वो, जब दो स्टीम को रिलेट करोगे तो वहां लेटेंट हीट काम नहीं आएगी, वहां क्या यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी यूज होगी, ठीक है, राइट। सो नाउ तो इन सब ने मिलके जो थ्योरी दी उसमें कुछ एजम्पशन किया, क्या करा, कुछ एजम्पशन किया, ठीक है। एजम्पशन क्या है, ठीक है, एजम्पशन या हम उसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एजम्पशन या पोस्टुलेट्स, राइट, ठीक है। तो केटीजे के एजम्पशन या पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके स्कूल में, ठीक है ना, कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, और जेई में और नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चार ऑप्शन आपसे देता है, चार ऑप्शन में पूछता है कौन सा पोस्टुलेट केटीजी का है या नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। जो भी 7 और 8 पॉइंट हैं इस केटीजी थ्योरी के, वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपको पहले से पता है इस थ्योरी के, मोस्ट ऑफ द पॉइंट, क्योंकि गैसेज आप सिंस 5th या 6th क्लास से पढ़ते हो, गैस क्या होती है, ठीक है। तो ये ज्यादातर आप इसके जो एजम्पशन या पोस्टुलेट्स हैं वो आप पहले से जानते हैं, बट बस मैंने लिखा हुआ है, और आइए उसको जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, राइट, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट है बेटा, ठीक है ना, राइट। फर्स्ट पोस्टुलेट है, हम सभी को पता है, एवरी गैस, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है ना। सभी गैसेस किसकी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं या होती हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है ना, राइट। ये आपको पहले से पता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, गैस पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉइंट मास, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रखा है, गैस के मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास माना हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे पॉइंट मास का मतलब ऐसे नहीं माना है गैस मॉलिक्यूल को, गैस मॉलिक्यूल्स को ये तो क्या हो गया, स्फीयर हो गया, रिजिड स्फीयर हो गया, ऐसे माना हुआ ये डॉट,
तो गैस मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर एज ए स्मॉल डॉट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, द गैस पार्टिकल आर कंसिडर टू बी अ पॉइंट मास, ठीक है ना। सो द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडर टू बी नेग्लेक्जिबल। अगर पॉइंट मास होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, नेग्लेक्जिबल होगा, ठीक है ना। एस, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लेक्जिबल होगा एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। जैसे यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, अब ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो इनका क्या होगा, साइज बहुत कम होगा, तो इनके बीच का इसका साइज या वॉल्यूम नेग्लेक्जिबल होगा एज कंपेयर टू क्या, स्पेस इन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स या एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, gas particle are considered to be a point mass, so the volume of gas molecule is considered to be negligible in comparison to the empty space between them or volume of the container। और यही जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है क्यों गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों, क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या होगा, उनके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, ठीक, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, राइट, ठीक है। स्टूडेंट हैव यू रिटन इट, क्या आपने लिख लिया है इतना, हैव यू रिटन इट, ठीक, गुड। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया है स्टूडेंट, इफ यू एबल टू सी इट, ठीक है, ठीक है। सो क्या है, दिस assumption explains why gases are compressible, जो मैंने अभी कहा था आपको, राइट। थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे अगर अभी हम रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो हम ऐसा मानते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, जब आप कहीं पे कोई गैस रिलीज करते हैं तो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। लेट्स सपोज आपने परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे किया, ठीक है ना, अब अगर आपने परफ्यूम लगाया थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी, क्योंकि उनके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, या कोई गैस है, परफ्यूम छोड़ दीजिए, कोई गैस है, तो क्या करता है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, सॉरी कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इसीलिए ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है क्यों गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, कंटेनर होता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो दूर दूर नहीं जा पाएंगे, तो पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। सो ये वाला पॉइंट यही है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस at ordinary temperature and pressure. This assumption explains why gas expands and occupies all the space available to them। जितना भी स्पेस होगा वो सब क्या करता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि क्या है, पार्ट, ये भी हमें पता है फोर्थ पॉइंट भी, कि जो पार्टिकल होते हैं गैस के या जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं गैस के, तो वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दे आर इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन, हमेशा ही मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते, ठीक है ना। अगर वो रेस्ट पे हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो रेस्ट पे हो जाएंगे तो उनका फिक्स्ड शेप हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी अगर कोई मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे हो, जैसे सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। तब फिक्स्ड शेप इसलिए होता है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। बट गैस का फिक्स्ड शेप नहीं होता, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल कांस्टेंट और रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है ना, वो इसीलिए उनका फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे वही है, ठीक है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती उनके बीच में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो एनर्जी उसको एटमॉस्फेयर से ही मिल जाती है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, राइट। तो पार्टिकल ऑफ अ गैस आर ऑलवेज, सो पार्टिकल ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, ठीक है। क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। क्यों, अगर अगर कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करते तो इफ द पार्टिकल आर एट रेस्ट, तो अगर रेस्ट हो जाता तो दे विल ऑक्यूपाई द फिक्स्ड पोजीशन। तो उनका क्या होता, अगर रेस्ट पे हो जाता, ये पार्टिकल अगर रेस्ट पे होता है तो इसकी फिक्स्ड पोजीशन हो जाती, ठीक है ना। तो फिक्स्ड पोजीशन हो जाती, इसका मतलब क्या होता, गैस का फिक्स्ड शेप हो जाता।
बट हमें पता है ऐसा नहीं होता, गैस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, ठीक है ना। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. सो इफ द गैस particles are at rest, then they occupy a fixed position, then the gas will have fixed shape which is not observed. ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, राइट. इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूस. फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना. सो दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना. अगर अब आपने प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे आप, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना. तो अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो अगर आप थ्रो करते हैं तो वो मोशन उसका क्या होता है, उसका जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है. अगर आप स्टोन थ्रो करेंगे तो वो ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको आप कहते हैं. लेकिन अगर जो गैस मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि 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 उसमें उनका मास इतना नेग्लेजिबल होता है कि ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ देयर नेग्लेक्ट. लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ अ गैस moves in all possible direction in a straight line as a effect of gravity is negligible, क्योंकि मास नेग्लेजिबल है, ठीक है. ड्यूरिंग देयर मोशन, अब क्या होता है जब वो मोशन करते रहते हैं तो मोशन में क्या करते हैं, दे कोलाइड विथ ईच अदर, आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं. दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और वॉल्स ऑफ कंटेनर पे कोलाइड करेंगे. और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, इज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. और जब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वॉल्स पे कोलाइड करेंगे, ठीक है ना, राइट. तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा. तो द प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. तो ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा ये फिफ्थ सारे के सारे पॉइंट जो अभी तक हमने 5 डिस्कस किए हैं. You want, have you written it or you want to write it afterward? If you want to write it, I can hold for a minute. ठीक है, have you written it बेटा, जो स्टूडेंट लिख रहे हैं उन्होंने लिख लिया है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ठीक है, ठीक है, आइए सिक्स पॉइंट देखते हैं. अब देखिए सिक्स पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना. जब दो मॉलिक्यूल आपस में, जब क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन क्या रहती है, सेम रहती है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनकी एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहती है, सेम रहती है. और अगर एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है तो ऐसे कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, राइट. तो यहाँ पे वही मेंशन है, द कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक. मतलब यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम. तो अगर एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी सेम रहती है तो ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक. लेकिन होता क्या है, अगर हम इंडिविजुअल टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी, बट इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी क्या रहती है, कॉन्स्टेंटली क्या रहती है, चेंज होती रहती है. क्यों? क्योंकि वो बार बार कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, कोलिजन की वजह से, ठीक है. और वो अगर चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तो डेफिनेटली उनकी क्या होगी, एनर्जी भी चेंज होगी, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे वही है, द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में चेंजेस ड्यूरिंग द कोलिजन बट द सम ऑफ द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. मतलब टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी बट इंडिविजुअल एनर्जी क्या होती है, चेंज हो सकती है, राइट. तो अब ये इसका देखिए क्यों ऐसा क्या एक्सप्लेन किया गया. अगर आप सोचिए कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अगर आपस में कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी लूज करते हैं, ठीक है ना, तो एक टाइम पे क्या होता, कोलाइड कर करके अपनी एनर्जी लूज करते तो क्या हो जाते, थोड़ी देर बाद क्या होता उनमें, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते और धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज कर रहे होते तो आफ्टर सम टाइम क्या होता,
रेस्ट पे आ जाते हैं। वेरी गुड, क्या होता है, रो ने बिल्कुल सही कहा, दे विल कम अप टू रेस्ट। और अगर रेस्ट पे आ जाते तो क्या होता, दे विल सेटल डाउन। तो अगर गैस मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे विल आफ्टर सम टाइम दे विल सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, गैस के मॉलिक्यूल सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका मतलब ड्यूरिंग कोलिजन जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है उनकी, सेम रहती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बट द सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आगे ये लिखा हुआ है, इफ देयर वर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर क्या है काइनेटिक एनर्जी लूज हुई होती, देन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल विल स्टॉप, तब क्या होता है वो रुक जाते हैं, रेस्ट पे आ जाते हैं, एंड द गैस विल सेटल डाउन, और गैस सेटल डाउन होती। दिस इज एक्चुअली नॉट ऑब्जर्व, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो काइनेट टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती बिफोर और आफ्टर कोलिजन, राइट। 7th पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, ठीक है, ये 7th पॉइंट इसी का 6th पॉइंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, आप देखिए क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी टाइम पे क्या होगा, ठीक है ना, डिफरेंट पार्टिकल, ठीक है ना, डिफरेंट पार्टिकल, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे या डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि जब कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, हर मॉलिक्यूल के अगर बार बार कोलाइड करेगा तो उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी उनकी। बट मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर different particle of gas have different speed, hence different kinetic energy. The speed of particle is changing constantly due to frequent collision. बार बार collision की वजह से उनकी जो kinetic energy गैस molecules की वो क्या हो रही है, constantly क्या कर रही है, चेंज हो रही है, राइट। ठीक है, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि मैंने अभी स्टोरी जो आपको बताई थी वो स्टोरी यही है जो लास्ट पॉइंट बताता है। ठीक है, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरिएबल एज स्पीड इज वेरिएबल। अगर स्पीड वेरिएबल चेंज होगा तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, अंडर सच सर्कमस्टेंसेज वी टॉक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, एवरेज, क्योंकि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बार बार चेंज होगी, बार बार चेंज होगी, तो ऐसी एनर्जी की बात करके कोई फायदा नहीं जो तुरंत बार बार चेंज हो रही है। अभी कुछ और है, तुरंत कोलिजन के बाद कुछ और हो गया, तुरंत कोलिजन के बाद कुछ और हो गया, तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है ना, राइट। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो मैंने बताया था, बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था कि अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, सो ये पॉइंट 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो दीज आर द 8 पोस्टुलेट्स ऑफ क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अगर आपको याद होगा, वो क्वेश्चन में कैसा फ्रेम करेगा, आपको क्वेश्चन करेगा ऐसे फ्रेम कि आपको 4 ऑप्शन देगा, वो पूछेगा इसमें से बताइए केटीजी वाला पोस्टुलेट है कि नहीं है, या मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि केटीजी है कि। ठीक है, ये सारा ही एजम्पशन है रुद्र, अगर तुम ध्यान से सुन रहे होगे तो ये सारा ही एजम्पशन है। पोस्टुलेट का मतलब क्या है, एजम्पशन। तो व्हाई यू आर आस्किंग मी कि ये एजम्पशन है, एजम्पशन तो है ही है ये, क्योंकि पोस्टुलेट मींस एजम्पशन। हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था, हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था। ये क्या था, पोस्टुलेट और एजम्पशन, तो ये सारी एजम्पशन है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिए यहाँ। ठीक है, और रवि तुम कह रहे थे सेकंड पेज दिखा दो, मैं सेकंड पेज दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज इफ यू वांट टू राइट इट डाउन एनीथिंग यू कैन नोट इट डाउन। रवि, अगर आपको नहीं, कोई जरूरत नहीं है सीरियल वाइज लर्न करने की, आपको याद होना चाहिए। बट अगर आप सीरियल वाइज थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट अगर आप इस सीरीज में याद रखेंगे तो आगे का जो टॉपिक है उससे उसके लिए इजी रहेगा। ठीक है ना, उसके लिए इजी रहेगा, क्योंकि हम इस थ्योरी से आगे का जो टॉपिक है वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आगे का टॉपिक पूरा केटीजी पे डिपेंड है। तो अगर आप, मैं बार बार ऐसे बोलूंगा कि थर्ड पोस्टुलेट और फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है ना, तो थर्ड और फोर्थ अगर आप इसी सीरीज में लिखेंगे, इसी सीरीज में याद रखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे टॉपिक से। ठीक है ना,
अबे रवि कितनी बार दिखाऊंगा बेटा, यही दिखाते रहूंगा क्या मैं? हाँ, आप क्लास के बाद नोट कर लेना। ठीक है, प्लीज जिसने नहीं लिखा है वो जब मैं नोट्स भेजूंगा तब आप नोट कर लीजिएगा, राइट? ठीक है, सो ये क्या थे, सारे पॉस्टुलेट्स थे। अब क्या है, अभी भी हमारा काम अधूरा है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक हम क्या करते हैं, हम हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वाई प्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है ना, हमने अभी कोई भी इक्वेशन नहीं दी है, ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन डिराइव नहीं करी है, या कोई इक्वेशन हमें नहीं पता जो एक्सप्लेन करे बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और गे-लुसाक लॉ को। सो नाउ जो इन सभी ने मिलके एक 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 वो दिया, एक फॉर्मूला दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिसके हेल्प से वी कैन एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ। आइए देखते हैं। ठीक है, सो प्लीज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू 1/3। इन्होंने क्या करा, इक्वेशन दिया। ठीक है ना, ये इक्वेशन कहाँ से आती है स्टूडेंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, इफ यू वांट कि आप चाहते हैं कि ये मैं डिराइव कर दूं तो वी कैन डिराइव इट आल्सो, बट आपको जरूरत नहीं है इसकी डेरिवेशन की। जब हम इस आप अगर कहेंगे तो किसी एक्स्ट्रा टाइम में we can explain it, या I can explain it why, how does it comes, या from where does it comes from, otherwise it is not in our your syllabus। इसकी इसका जो इस जो इक्वेशन का है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके उसमें नहीं है। ठीक है ना, कि फ्रॉम वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, राइट। सो P क्या है, P इज प्रेशर ऑफ अ गैस एग्जैक्ट, P इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस है। ठीक है ना, M क्या है, एवरेज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल क्या क्या है। ठीक है ना, अंकित बाद में डिराइव कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसकी, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप मुझे कभी आखिरी में अकेले कॉल करना, मैं डिराइव कर दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, प्लीज कंसेंट्रेट करो यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है, वो आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, एम इज एवरेज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्या है, एम क्या है, एवरेज मास है या मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वी आर एम एस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, वी आर एम एस का स्क्वायर। वी आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वी आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या होती है हम बाद में देखेंगे, आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। अभी ऐसा सच आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं आरएमएस। क्या बोलते हैं, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, वी आरएमएस। ठीक है ना, राइट। अब देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है एक मॉलिक्यूल की क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर लेनी है, कौन सी लेनी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेनी है। तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी होती है, 1/2 एम वी आर एम एस का क्या है, स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर जो आप जानते हैं। अगर मैं ये एन मॉलिक्यूल की बोलूंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल का कितना है, एक मॉलिक्यूल की कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो एन मॉलिक्यूल की क्या होगी, हाफ। अरे यार बेटा अभी मैं बोल के हटाऊं, क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैंने बोला था वीआरएमएस बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्यों ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी मैं 2 बार बोल चुका हूँ कि वीआरएमएस क्या होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, राइट। अभी जब नहीं आएगा बेटा, आपको नहीं पता चलेगा क्या है, तब आप मुझसे पूछना। मैंने अभी स्टार्टिंग बोला क्या होता है। ठीक है, अभी आप ऐसा जैसे ही लिख लीजिए क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में या कल की क्लास में। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हाफ एम एन। एक मॉलिक्यूल का ए है तो एन का क्या होगा, हाफ एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या है, पीवी इज इक्वल टू कितना है, 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3 PV एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। तो मैंने 1/2 से अब डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना, बोथ साइड। तो ये हो गया 3/2 PV, ये हो गया 1/2 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, यही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। तो वो किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स 3/2 PV के बराबर हो गया। क्या हो गया, 3/2 PV के इक्वल हो गया, राइट।
ठीक है। और हमें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल एन इज इक्वल टू 1। क्या है, एन इज इक्वल टू 1। याद रखेंगे स्टूडेंट, ये जो एन है, ये एन और ये एन डिफरेंट है। ये एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये एन है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको ध्यान रखेंगे, राइट। इफ यू वांट टू राइट, ये आप इसको कैपिटल एन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, कैपिटल एन, सो दैट ये आपको क्लियर रहे। इसको मैं कैपिटल एन लिख रहा हूं, ठीक है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दैट हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये एन है, ठीक है, तो मेक इट कैपिटल एन, ठीक है। सो क्या है, हाफ एम एन वी आर एम इसका स्क्वायर, हाफ एम एन एम एन एम एन और ये एम एन कैपिटल है। एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर 1 मोल एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी। अब देखता हूँ मुझे कौन बताता है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, 1 मोल ले लेता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल लेता हूँ तो ये एन क्या हो जाएगा, ये एन क्या होगा फॉर 1 मोल, ये एन क्या होगा, देखते कौन बताता है। फॉर 1 मोल ये क्या होगा, वेरी गुड, हाँ क्या होगा, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड मोहित, हाँ राघव बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा, एन ए, क्या हो जाएगा, एन ए नहीं, एवोगैड्रोस नंबर फॉर 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए। अब दूसरा क्वेश्चन, तो अगर मैं, अब मैं पूछता हूं ये टोटल मिलके क्या बनेगा, m इंटू एन क्या बन जाएगा 1 मोल के लिए, देखते कौन बताता है, ये टोटल मिलके क्या बनेगा 1 मोल के लिए, देखते कौन बताता है। W मोलर मास, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जिसने भी बोला है मोलर मास, ही गॉट द करेक्ट आंसर। मोलर मास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल का मास m है, ठीक है ना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो एन ए मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो याद रखेंगे, अब m इंटू एन ए क्या होता है, m इंटू एन ए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। एक याद आया आपको, एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, m है, ठीक है ना, राइट। तो एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, m इंटू एन ए, और वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, राइट। जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, एक एक मॉलिक्यूल जो हीलियम का है उसका मास 4 है, 4 AMU एक मॉलिक्यूल का, तो Na का कितना होगा, Na मॉलिक्यूल का कितना होगा, हम बहुत बार कर चुके थे मोल कॉन्सेप्ट में, Na का कितना होगा 4 ग्राम, और 4 ग्राम क्या होगा, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो वेरी गुड, हाँ ठीक है। सो m इंटू एन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ फटाफट फिर से, पीवी इज इक्वल टू, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन कहाँ से आई है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, ठीक है ना। कभी फ्री टाइम मिलेगा या जब स्कूल हम ज्वाइन करना आप, तब आप मुझसे पूछना, वी कैन एक्सप्लेन इट इन द क्लास, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, या इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट तभी भी अगर आप क्यूरियस हो, जैसे अंकित काफी क्यूरियस थे कि सर एक्सप्लेन करो, इसको सॉल्व कर दो, तो आप मुझे तब पूछना, वी कैन एक्सप्लेन इट, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी डेफिनेशन, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है ये, थोड़ी फिजिक्स लगेगी बस उसमें, ठीक है। पी क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है, वी वॉल्यूम है, एम क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, एन क्या है, यहाँ पे एन में ये कैपिटल लिख रहा हूँ, तो इसको भी आप कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि हमने इसको कैपिटल बना दिया अभी। वी आर एम एस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी आर एम एस काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वेलोसिटी आपको रूट मीन स्क्वायर लेनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा, तो ये क्या करा मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन की, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू क्या था, एनआरटी था, 1 मोल के लिए क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी हो गया। तो ये 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए एम इंटू एन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा, हाफ एम, कैपिटल एम, एम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, पीआरएम स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 पीवी, और पीवी को क्या लिख सकते हैं हम, आर इंटू टी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, आर इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए अगर आप यहाँ पे, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू एम इंटू एन, जो मैंने अभी बताया था आपको, हाफ 3/2 पीवी, एम इंटू एन क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, राइट, और एन क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस क्या है,
1 मोल ऑफ अ गैस क्या है, हाफ mWVRMS का स्क्वायर, दैट इज 3/2 PV, और PV की जगह क्या लिख दिया, RT, क्या लिख दिया, RT। तो आप देख सकते हैं बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस क्या होता है, 3/2 RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस कितना है, 3/2 RT, राइट, ठीक है। और अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे n मोल ऑफ गैस की, एवरेज हमेशा पर मोल ही निकालेंगे, याद रखेंगे एवरेज हमेशा पर मोल निकालेंगे। लेकिन अगर आप n मोल के लिए निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, 3/2 nRT। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा अगर पर मोल निकालेंगे तो पर मोल हमेशा एवरेज होगा, तो जब n मोल के निकालेंगे तो क्या कहला जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो हो जाएगा 3/2 nRT, ठीक है। अब देखिए क्या है अगर मैं यही आपसे पूछता हूँ, देखते हैं ये कौन बताता है, अगर मैं यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बता पूछता हूँ आपसे, पर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा। मुझे अगर मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताइए बेटा, तो क्या होगा इस फॉर्मूले में, क्या एक्स्ट्रा आएगा या क्या होगा। Na से क्या करेंगे, डिवाइड की मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पर मोल है। तो पर एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, तो Na से डिवाइड कर देंगे तो ये पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट, राइट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 3/2 R/Na इंटू टी। अब ये जो R/Na एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या, कैपिटल के से, क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल के से। तो फॉर्मूला बन गया 3/2 K इंटू टी। इसी के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो मैंने बताया था आपको, इन्होंने पूरा वर्क किया था इसके ऊपर। तो R/Na इज इक्वल टू K, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू R/Na, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, जैसे R की वैल्यू याद रखनी है ऐसे K की वैल्यू याद रखनी है। K क्या होता है, 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, क्या होता है, जूल पर केल्विन, राइट, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो था वो 3/2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। याद रखेंगे टेम्परेचर शुड भी क्या होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, वेरी गुड रक्षित, क्या होगा, जीरो, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो क्या होता है, जीरो केल्विन। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, राइट, वेरी गुड। हाँ, एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान रखेंगे, देखिए क्या है, हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, पर, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, राइट, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अरे डिफरेंट क्या होगा बेटा, आर तो सेम ही रहेगा बेटा हर एक गैस के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस है, हाँ, ठीक है ना, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है 3/2 RT है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कोई भी, ठीक है ना, n नहीं आ रहा है, सो दिस मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गैस पे इंडिपेंडेंट रहता है, और ठीक है ना, नेचर ऑफ गैस पे भी इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी और गैस के बारे में नहीं बता रखा है। 3/2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट सिर्फ किस पे, टेम्परेचर पे। सो अगर दो गैसेस सेम टेम्परेचर पे हैं, चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो, चाहे कोई सी भी गैस हो, अगर टेम्परेचर सेम है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में यही लिखा हुआ है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गैस, नेचर ऑफ गैस और क्वांटिटी ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। अब ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या होगा, जीरो केल्विन हो गया, क्या हो गया, जीरो केल्विन हो गया। और लास्ट पॉइंट है टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ अ गैस, किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ अ गैस, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना, क्योंकि जो टोटल एनर्जी क्या था 3/2 nRT था, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या मोल्स, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है, राइट, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे क्या क्या आंसर आएगा, राइट। आपको टोटल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है 32, ठीक है ना जी, 32 ग्राम मीथेन के एट 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखते कौन बताता है आंसर। एवरेज काइनेट टोटल एनर्जी निकालनी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल दीजिए आप। पहले क्या निकालिए, पर मोल। तो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल कैलकुलेट करना है और टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। देखते कौन बताता है करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आपके पास है बेटा दोनों, ठीक है। अभयनूर सॉल्व करके बताओ बेटा, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको सिंप्लीफाई करो। 337 अमिताभ ने बताया 7482। मुझे लगता है अमिताभ का आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, तो आंसर बेटा मुझे लगता है 7482 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, अमिताभ का आंसर सही है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 एन आर टी। तो 3/2 नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट कितना है 32 अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना है 16 मीथेन का। आर की वैल्यू कैलकुलेट रख दी और कितना 30 रख दिया। प्लीज याद रखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था जब आप क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे या एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपको याद आया मैंने क्या बताया था। जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे या एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे, तब आर की वैल्यू आपको क्या लेनी है 8.314। क्या लेना है 8.314। देखिए मैंने पहले ही बोला था और ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब जहां भी वेलोसिटी में आर आ रहा होगा या या एनर्जी में कहीं आर यूज हो रहा होगा, आपको क्या वैल्यू लेनी है 8.314, ठीक है। तो आएगा 7482.6। अरे मुस्कान बेटा, टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे बेटा, प्लीज। हाँ, इसको याद रखना है आपको। तो 273 प्लस 27 कितना होगा, 300 होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, ऑलवेज, सोचना ही नहीं है किसी डिग्री सेल्सियस में केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए हाँ, अब मुझे बताइए एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, वेरी गुड अभय, अभय का आंसर मुझे लगता है सही है। 3741 होना चाहिए, मुझे लग रहा है 3741 कितना है 374। अमिताभ का भी आंसर करेक्ट है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हरदीप गलत आंसर है, 3/2 आर इंटू टी। तो 3/2 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना है 300, तो 3741.3 जूल पर मोल, ठीक है। चलिए यहाँ मुझे अब ये कैलकुलेट करके बताइए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करके बताइए। साई का भी आंसर सही है, पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करके बताइए। देखते हैं बेटा कौन बताता है पर मॉलिक्यूल। सॉल्व करके, अब भाई सॉल्व कर दो बेटा इसको, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आपका आएगा, ठीक है। एन से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एन से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। हाँ आंसर सही है मैथ का। 6.21 10 टू द पावर क्या आएगा -21 जूल पर मॉलिक्यूल, कितना आएगा पर मॉलिक्यूल, राइट। तो 3/2 1.38, इसमें के की वैल्यू पुट कर दें क्योंकि फॉर्मूला जाएगा 3/2 के टी। तो 1.38 10 टू द पावर -23 इंटू कितना 300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 6.21 10 टू द पावर 21 मिलेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आज को आप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है ना, राइट। प्लीज आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ केटीजी के सारे पॉस्टुलेट्स याद होने चाहिए। याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन आगे नहीं होगा, वो पूछ सकता है आपसे। ये आगे का जो टॉपिक है जिसमें हमने रियल गैस डिस्कस करना है। तीनों स्पीड, कौन सी स्पीड भाई, मैंने कौन सी स्पीड बोली है रुद्र।
क्या पूछना चाहते हो अभी प्लीज? हाँ, मैंने अभी अनम्यूट कर दिया। नाउ व्हाट यू वांट टू आस्क? रुद्र, क्या पूछना चाहते हो आप?